बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हंगामी ऐलानात किए जा रहे हैं कि रियाद शमूना और लिबनान के साथ बॉर्डर और डिफरेंट शहरों पर ऐलान ये किया जा रहा है कि ये एमरजेंसी ऐलान है, एमरजेंसी कॉल है। तमाम लोग इस वक्त शेल्टर में चले जाएं, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। इस वक्त मिसाइल और ड्रोन्स मारे जा रहे हैं। 100 से जायद रॉकेट्स इस वक्त एक दफा में हमला कर दिया गया है और काफी घरों को आग लग गई है, काफी घरों को नुकसान पहुंचा और ये शदीद तरीन हमला था। ये रीसेंट हमलों में इसराइल के खिलाफ अब तक का इतना शदीद हमला था, इतना शदीद हमला था कि आप देख लें कि उनके मीडिया चैनल्स पर आकर फौजियों को बताना पड़ा है कि हमला हो रहा है। और साइट के ऊपर अब उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि कहाँ कहाँ मिसाइल लग रहे हैं, किन इलाकों के अंदर इमरजेंसी की सूरत हाल है, कहाँ पर रॉकेट गिराए जा रहे हैं। और लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है किसी सूरत कोई घर से ना निकले और फौरी तौर पर तमाम के तमाम लोग इस वक्त शेल्टर्स में मुंतकिल हो जाए। देखिए, आम रूटीन में एक बात समझ लें कि आपके ऊपर हमला होता है, आप घर से बाहर निकले, आपके बच्चे घर में हैं, आपकी फैमिली घर में है और आपके मोबाइल पर मैसेजेस आ रहे हैं और मैसेजेस में ये लिखा हुआ है कि आपके घर पर इस वक्त रॉकेट मारे गए हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं वो खौफ की कैफियत क्या है कि आप अपने घर वालों को बचाने के लिए क्या कुछ करें। जाहिर सी बात है, हर वक्त तो कोई घर में मौजूद नहीं रह सकता। हमला इतना बड़ा था, इतना खतरनाक हमला था कि आप अंदाजा करें कि उसके बाद की सूरत हाल इतनी ज़्यादा इसराइल में ख़राब हुई है कि वहाँ पर मिनिस्टर्स ने और बहुत सारे लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि अब वक्त आ गया है कि जंग को ख़त्म करें। ये इसराइल के मफाद में है और हमारी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो चली है। यानी आप अंदाज़ा करें कि वहाँ के लोग इस वक्त चीख रहे हैं, घरों से निकले हुए हैं, किसी को नहीं पता कि किस तरह रॉकेट। यानी आप ये सोचें कि मामला ये होता है कि फौरी तौर पर ये लोग शेल्टर्स में चले जाते हैं और इसराइल ने सारी जिंदगी इनके शेल्टर्स बनाकर दिए। ये जब शेल्टर्स में जाते हैं तो उसके बाद घर का ऊपर वाले कई हिस्से तबाह हो जाते हैं और फिर उसके बाद इमरजेंसी सूरत हाल होती है। यानी वहाँ पर बुलाना पड़ता फायर फाइटर्स को, वो आए और आकर आग बुझाएं, चीज़ें देखें और फिर लोगों को वो निकालने के लिए राब्ते करते हैं। इस वक्त इसराइल की सूरत हाल बहुत ज़्यादा खौफजदा है। आप बताएं कि अचानक से 100 से ज्यादा रॉकेट मारे जाएं और डिफरेंट जगहों पर मारे जाए, लोगों के घरों के ऊपर जाकर रॉकेट गिरे हैं और उस सूरत हाल में पूरे इलाके में सायरन बज रहे हैं। आप लोग घरों में चले जाएं, जिनके घरों में गिरे हैं उनकी तो सूरत हाल डिफरेंट है। सोचें कि जिनके इर्द गिर्द की सूरत हाल है वो कितनी खतरनाक और खौफ वाली सूरत हाल होगी। यही वो वजह है कि इस वक्त पूरी की पूरी आवाम ये कह रही है कि हमें हर सूरत अब ये जंग बंद करनी है। आप जानते हैं सूरत हाल क्या हुई है? यानी हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि जो इनकी फौज के जो सिपाही हैं उन्होंने अपने घर वालों को कंप्लेन की है कि जो खास तौर पर लिबनान की जानिब से रॉकेट्स मारे जा रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं। उनके दोस्त यार रिश्तेदार जो बच गए हैं उन्होंने अपने घर वालों को कहा है, उन्होंने इसराइल की हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की है और इस पटिशन में कहा है कि देखिए, हमारे बच्चों को इसराइल की फौज ने ज़बरदस्ती जंग में धकेला हुआ है और वहाँ पर हिजबुल्लाह की जानिब से हमले होते हैं जहाँ पर उनको शेल्टर्स में रखा जाता है। वो इतने खतरनाक हैं कि कई दफ़ा शेल्टर्स के ऊपर आकर उनके ड्रोन्स और उनके रॉकेट मारे गए हैं, तो कई लोग वहाँ पर मारे गए हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर हमें खतरा ये है कि जो बच गए हैं उनको भी फौरी तौर पर तबाही का सामना करना पड़ सकता है। फौरी तौर पर आप हमारे बच्चों को बचाएं। अब हुआ क्या है कि जब ये पटिशन गई कोर्ट के अंदर तो इन्होंने जाकर फौज ने कहा वहाँ पर कि देखिए जी, हमने अब 75% जो आईडीएफ यानी इसराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने कहा जी हमने जो अपने सिपाही हैं, फौज के लोग हैं, उनको मूव कर दिया है डिफरेंट जगहों के ऊपर जहां पर शेल्टर्स की कमी नहीं है। यानी एक तो उन्होंने एडमिट कर लिया है कि जी हमारे पास शेल्टर जो हैं वो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि देखिए एक तो उनको कभी भी नहीं पता था कि ये जंग 340 दिन तक भी चली जाएगी, ये साल तक चली जाएगी और अगले 2-4 साल तक भी ये अभी तक ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब मसला सारा ये है कि घर वाले कह रहे हैं कि हमें अपने यानी बच्चों को कह रहे हैं कि आपने किसी सूरत हथियार नहीं उठाने। ये इसराइल की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स हाई कोर्ट में चले गए हैं और कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को मरने के लिए इन्होंने लिबनान के आगे, हिजबुल्लाह के आगे फेंक दिया है। ना शेल्टर्स है, ना बचाने की कोई सूरत हाल है, सिर्फ नेतन्याहू इस वक्त जंग चाह रहा है। ये इस वक्त सूरत हाल वहां पर चल रही है। और सबसे बढ़कर सूरत हाल ये है कि आईडीएफ यानी जो इनकी इसराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं वो पूरी तरह इस पर काम करें। इनकी फौज ने अब लेटर्स भेजे हैं पेरेंट्स को
और उनको वो कह रहे हैं कि जी आप बेफिक्र हैं, हम आपके बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं या अपने मुल्क को बचाने के लिए कर रहे हैं, फलाना करें। वो कह रहे हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं उनको भी जंग में धकेला हुआ है, उनके पास अब मर्दों की कमी हो गई है तो लड़कियों को भी जंग के अंदर फ्रंट पर रखा हुआ है। और सबसे बढ़कर वो कह रहे हैं कि जो बेसिस इन्होंने बनाई हैं वो इतनी नामुनासिब बेसिस है, इतनी खस्ता हाल बेसिस है। यानी घर वालों ने कहा है कि ना उनके पास कोई सहूलियत है ना कुछ, और वो जंग लड़ लड़ कर थक गए हैं। अब उनके पास लड़ने के लिए ना कोई विल है ना कोई और सूरत हाल है। ये इस वक्त इसराइल की सूरत हाल हो चुकी है। यानी लोग भी तंग है। देखें इस वक्त आप फिजा के अंदर जब रॉकेट की बरसात होती है तो बचाने के लिए कौन आता है? या तो आपका चले माने कि डिफेंस सिस्टम बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है, आपका डिफेंस सिस्टम बड़ा ही आला है, आपका आयरन डोम फेल है, आपका डेविड स्लिंग फेल है, एरो आपका फेल है। दूसरी जानिब आप ये देखें, नेतन्याहू ने आकर जब ये कहा है कौम के सामने कि जी वो हमने यहाँ से अपनी फौजें नहीं हटानी, जो मर्जी हो जाए, तो मिस्र ने उसको कहा है कि मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। वैसे तो सीसी का और यानी नेतन्याहू का बिल्कुल बरादराना आपस में ताल्लुकात है, यानी इसे दो सगे भाई होते हैं। फिर भी उसने कहा कि अब हमारे ऊपर, हमें पता तुम किस मकसद के लिए आए हो। तुम यहाँ पर जाहिर सी बात है फौजें रखोगे हमारे बॉर्डर के ऊपर, ऐसे ऐसे हमारे भी इलाके खा जाओगे, तो हम ये किसी से काबिल कबूल नहीं करेंगे, अपनी फौजें यहाँ से लेकर जाओ। लिहाजा अगर ये काम हुआ तो फिर हमारी फौजें तुम्हारे साथ लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। देखिए इसराइल ने इस वक्त जो स्टांस लिया हुआ है उसके मुताबिक अब अवाम तो छोड़े, जो भी सड़कों पर आए हैं, फौज के अंदर लड़ाई ये पैदा हो गई है। अब ऐसा ऐसा ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑलरेडी, आपको पता है उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा हमने गजा में लड़ने के लिए नहीं जाना, तो ये उनका कोर्ट मार्शल कर लेते हैं। अब उनके जो पेरेंट्स हैं वो जा रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर और वो जाकर कह रहे हैं कि देखिए ये हमारे बच्चों को ज़बरदस्ती मरने के लिए भेजते हैं। हमने इनको कहा था कि हम फौज के अंदर बच्चे भेजेंगे इस मकसद के लिए कि इसराइल को बचाना है। आप हमें कैसी जंग में उलझा रहे हैं? जो जंग हम हारे हुए हैं गजा के अंदर भेज रहे हैं, हमें उन बॉर्डर्स पर भेज रहे हैं जहां पर ना कोई हमारी सहूलत है ना प्रोटेक्शन है, तो हम तो ये लड़ाई नहीं करने वाले। अब उसके बाद आप ये देखें कि इसराइल की डिफेंस फोर्सेस को वहां पर तलब किया गया, उनके तर्जुमान को, रिप्रेजेंटेटिव को। उनको ये समझ नहीं आ पा रही कि हम इसका जवाब क्या दे जाकर, क्योंकि इस वक्त सारी सिचुएशन तो लोगों के सामने है। अब वो अगर कहें जी नहीं हमारे पास हिफाजत का जिम्मा है, तो वो जाहिर सी बात है फिर बताना पड़ता है कि अभी तक तुम कैदियों को लेकर क्यों नहीं आए, कितने फौजी मारे गए। देखिए ये करते क्या है कि आम रूटीन में लोगों को नहीं बताते। मिसाल के तौर पर अब 100 रॉकेट लगे हैं और घर पूरे के पूरे तबाह हो गए हैं, ये सब कहेंगे जी वो एक आधा जख्मी हुआ था बंदा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी क्या लोग इसको मानने को तैयार हैं कि आप ये तमाशा दुनिया के साथ कर रहे हैं? उनके जो ये फौज में सर्व कर रहे हैं उनके घर वाले कोर्ट गए हुए हैं कि हमें जबरदस्ती ये जंगों में लेकर जा रहे हैं, हमने ये जंग नहीं लड़नी। उसकी वजह यह है कि उनके जो रिश्तेदार और दोस्त यार या जो उनकी यूनिट्स में काम करने वाले हैं, कई लोग मारे गए हैं, ये उनको छुपा रहे हैं और एक ही बात कहते हैं जी बच गए हैं, फलाना बच गया। अब इतने अगर बच गए हैं तो आप बताएं फिर आप अभी तक जंग जीत क्यों नहीं पा रहे? अभी तो आप ये देखें ना कि ईरान ने अभी तक हमला नहीं किया। ईरान इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि उसको ये लग रहा है कि इसराइल के अंदर ही इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई है और हमने ऐसा काम कर दिया है कि पूरे इसराइल में इस वक्त आवाम सड़कों पर निकली है, नेतन्याहू का गिरबान पकड़ा है। अगर हमने इस वक्त हमला कर दिया तो ये सारे लोग अपने इख्तलाफात भुलाकर हमारे खिलाफ एक यूनिट हो जाएंगे और हमारे खिलाफ लड़ पड़ेंगे। अगर हमें इस सारी सूरत हाल में कोई भी फतह हासिल करनी है, कोई भी काम करना है, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इनको तकसीम रखें, ये अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई करें, अपने ही लोग इनके खिलाफ लड़ने के लिए आ जाएं। आप ये सोचें कि इसराइल ने कतर को भी धोखा दिया है। इन्होंने कतर को कहा था कि आप हमारी डील करवा दें, हमास के साथ कैदियों का तबादला करवा दें। ये मुसाद का चीफ वहां पर डील करके आया है और जाहिर सी बात है नेतन्याहू के बिहाफ पर ही कर सकता है, इतनी बड़ी बात है कतर को कह नहीं सकते। इन्होंने कहा जी ये जो सेकंड फेज आएगा हम अपनी फौज भी यहाँ से निकाल लेंगे, आप हमारे कैदियों को भी रिहा करवा दें, उनसे मामला तय कर लें, हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं। ये दो चार जो शराइत हैं हम उनको तस्लीम करवाना चाहते हैं। अब जब सारे के सारे मामला हो गए तो आप सोचें ये मुसाद का चीफ कह रहा है कि मैं सारी डील करके आ गया हूं, तो अचानक से पता ये चला है कि हम बैठे हुए थे तो हमें ये लगा कि नेतन्याहू अब कौम से खिताब करने के लिए जा रहे हैं, हम फौजें निकाल रहे हैं, तो हम सारे खुश थे कि चलो जंग बंदी हो रही है। लेकिन अचानक ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि नेतन्याहू जाकर कहता है कि भाई मैं तो जंग बंदी नहीं कर रहा और हमें अब लड़ाई करनी है और हमें बहुत ज्यादा लंबी लड़ाई करनी है। उन्होंने अवाम को भी बता दिया और कैदियों के घर वालों को भी बता दिया कि ये सूरत हाल है। देखिए अब मामला आगे चला गया, पहले कैदियों तक का मामला था, अब रॉकेट फायर हो रहे हैं
और फौजियों ने इनकार कर दिया है कि भाई हमने यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी, ऊपर से रॉकेट आ रहे हैं, हमारे पास ना शेल्टर्स है ना बचाने के लिए सूरत हाल। असल में पीछे काफ़ी ड्रोन्स आए थे, ये अपने मेस के अंदर और ख़ास तौर पर मिलिट्री बेसिस में बैठकर ये लोग बैठे होते थे, खाना खा रहे थे, और कई ड्रोन्स ऐसे हैं जो वहाँ पर आकर पूरी की पूरी बेस उड़ा दी। यानी ये भी सूरत हाल थी कि डिफेंस सिस्टम भी इनके काम नहीं कर रहे, लोग भी इनके मारे जा रहे हैं, और खौफ है, और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी परेशानियां इनको है कि भाई हम कैसे लड़ाई करेंगे। तो कुल मिलाकर इस वक्त अगर 100 आज रॉकेट मारे गए हैं तो क्या गारंटी है इस बात की कि कल 500 मारे जाएंगे तो आप उसको रोक लेंगे। इस वक्त इजराइल के अंदर फौज भी नहीं लड़ने को तैयार, आवाम भी लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन नेतन्याहू कहता है मैंने जंग करनी है क्योंकि उसके पास बचाव का रास्ता कोई नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।